आज की कहानी की शुरुआत हुई आज के समय से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से, जब इंसान को दूसरे इंसान की बनाई हुई चीजों को देकर कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, न कि वो उनकी बनाई हुई चीजों को चुरा लिया करते हैं। तो दक्षिण साइबेरिया का ठंडा इलाका, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, उन्हीं पहाड़ों के बीच जो आदिवासी लोग रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि इंसानी मानव जाति की शुरुआती लक्षण वाले लोग, जिसमें से अल्बी था, जो अपने दोस्त बोर के साथ एक हिरन का शिकार करके उसे वापस घसीटते हुए ले जा रहा है। लेकिन जब वो कबीले के करीब गया तो वहाँ मौजूद लोग उसे जल्दी से अंदर चलने कोखने लगे। तो वो घबराते हुए अंदर गया तो देखा कि वहाँ उसकी बीवी बेटी मिया को जन्म दे रही है, और इस नजारे को देखकर एल की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती है। उसके लिए बहुत बड़ी मान्यता थी, उसकी बेटी हुई है, उसके शरीर के अंग से दूसरा मनुष्य जन्मा है। उसे फौरन उसे अपनी गोद में लिया, पूरे कबीले के सामने शान के साथ उसे प्रस्तुत किया, ये कहकर कि उसकी औलाद है। उसकी आंखों में गर्व था कि अब उसकी जिम्मेदारी को उसकी बेटी आगे बढ़ाएगी। इसी की खुशी में आज की रात सभी जमकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सुबह इनकी नींद एक मदद की गुहार से खुली। जब एल बाहर गया तो देखा कि वहाँ एक इंसान मरा पड़ा है, जो उनसे आधुनिक है, क्योंकि उसके कपड़े उनसे ज्यादा गर्म और अच्छे भी है, लेकिन वो मर चुका है। जो देखकर वो ने कहा, ये जरूर उसी का काम होगा। उसी का मतलब किसका? तबेल ने अपनी बेटी और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कि आज वो उस डर के किस्से को जड़ से खत्म कर देगा। दोनों ही अब उस शैतान की तलाश में निकल गए। बीच रास्ते में इन्हें बर्फ के ऊपर कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे इन्होंने अंदाजा लगाया इसकी तलाश में ये है, वो यही आसपास ही है। काफी मशक्कत करने के बाद इन्होंने फाइनली उस शैतान को ढूंढ ही लिया, जो असल में पोलर बियर था, जिसका आकार बेहद ही बड़ा था। इसीलिए सभी उसे बहुत ही ज्यादा डरा करते हैं। लेकिन आज हिसाब करने की बारी थी, इसीलिए एल आगे से वार करता और इसी का फायदा उठाकर बोर पीछे से हमला करता है। लेकिन आज उसका दिन नहीं था, क्योंकि बियर उसके ऊपर चढ़ गया और उसे बड़ी बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। लेकिन सही समय पर आकर एल ने उसे दूर किया और खुद से लड़ने लगा। दोनों में काफी देर तक हाथापाई चली। एक समय तो ऐसा आया कि एल भी हिम्मत हार गया, लेकिन फिर उसने अपने परिवार के बारे में सोचा। अगर आज उसने इसे नहीं मारा तो उसकी बेटी, उसकी बीवी खतरे में आ सकती है। इसीलिए उसने अपने हाथ में पकड़ा चाकू से उसे कई बार वार किया, जिसे वो आखिर में मारा गया। लेकिन घायल होने की वजह से अल्बी बेहोश हो चुका है। अब जब उसे होश आया तो वो बियर उसके ऊपर ही था, इसीलिए उसकी ठंड से जा नहीं गई, क्योंकि उसकी खाल गर्म होती है। लेकिन उसके दोस्त बेचारा वो ठंड में पड़ा पड़ा मारा गया। उसे उसके शरीर को वही छोड़ना पड़ा और वह उस पोलर बियर को अपने कबीले के पास लेकर गया। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें महसूस किया कि कुछ शांति सी है। वो फौरन भागते हुए अंदर गया। जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो बेहद ही दर्दनाक था। उसकी बीवी बच्चे के साथ पूरे कबीले को किसी ने बड़ी बेरमी से मार डाला। इस दौरान उसके पीछे से दो लोग देख भी रहे थे, तो एल को तो शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिला। उन दोनों ने उस पर हमला किया। अब ऐसे समय पर उसे अंदर वैसे गुस्सा था। उसने अपने ही बलबूते पर उन दोनों को हरा दिया, लेकिन जान से नहीं मारा बल्कि उन्हें जाने दिया। शायद उसके अंदर वो जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसका परिवार, उसके लोग सब कुछ खत्म हो चुके हैं। फिर किसके लिए वो जिए, किसके लिए लड़ेगा? और इसीलिए उसने उन्हें जाने को कहा। एल ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी चीज को अपनी कमजोरी नहीं बनाई, लेकिन जिस दिन वो बाप बना, उसकी बेटी उसकी कमजोरी बन चुकी है, और आज उसी के कारण उसकी उन कठोर आंखों में गम के आंसू थे। आज उसे 25 साल पहले का एक दिन याद आया, जब वो अपने भाई ओला के साथ समुन्दर किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था कि तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें आई। तो ये दोनों उसी आवाजों के पीछे भागा, जहाँ जाकर इन्हें एक लाश मिली, जिसके गले में एक बांसुरी थी, जो एल ने ली थी और लाकर अपने पिता को दी, जो एक अनजान बीमारी से जूझ रहे थे। एल ने उनके सामने वो बांसुरी बजाई, जिसकी मधुर धुन ने उनके मन को मोह लिया। लेकिन वो दिन अब दिन बीमार होते चले गए। किसी को भी नहीं पता इस बीमारी का इलाज क्या है। ऊपर से उनके पास खाने की भी कमी होने लगी। इसीलिए एल के कबीले के लोगों ने एक एक निर्णायक फैसला लिया। वो बच्चों की अदला बदली करेंगे खाने और कुछ जरूरत के सामानों के बदले, जिसमें एल और उसके भाई अलग हो गए। लेकिन एल को बोर नाम का लड़का मिला, जो आगे जाकर उसका सबसे अच्छा दोस्त बना। लेकिन आज उसके साथ कोई नहीं। इसी उदास मन के साथ वो बर्फ के ऊपर बिना किसी मकसद के चले जा रहा है। ठंड तो बहुत है, लेकिन अब उसे महसूस नहीं हो रही है। इसी को तन्हाई कहते हैं, जिससे इंसान जीता तो है, लेकिन सिर्फ जिंदा लाश की तरह। बीच में उस पर कुछ भेड़िए हमला भी करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे डरा कर भगा देता है। अब 2 दिन ऐसे ही भटकने के बाद उसने फैसला किया कि वो अपने पुराने कबीले में जाएगा, जहाँ हो सकता है कि उसे उसका भाई मिल जाए, और इसीलिए वो उत्तरी यूरोप की तरफ चलना शुरू करता है। ये सफर लंबा था, परल के इरादे ठोस थे, इसीलिए बीच में पड़ने वाली ठंड, भूख, प्यास कुछ भी उसे हौसला तोड़ नहीं पा रही थी। बर्फीले पहाड़ों को पार करके वो हरे भरे जंगलों में पहुंच गया, जहाँ उसने एक जंगली सुअर का शिकार करने का सोचा। लेकिन ना जाने कैसे बीच में वो एक बड़े से गड्ढे
गड्ढे में गिर पड़ा जो कुदरती नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया था। जब एल को होश आया तो उसने देखा कि उसके ऊपर कुछ अजीब से लोग खड़े हैं जो कि दूसरी जनजाति के हैं। उन्होंने जब एल को देखा तो ऐसा बर्ताव किया मानो वो दूसरी दुनिया से आया है। दोनों ही पक्षों की भाषा एक दूसरे को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो कबीले का सरदार अकू होता है, जब वो एल के शरीर को देखता है तो उसकी गोरी चमड़ी उसे बहुत ही अजीब लगती है। वो उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। इसी के दरमियान हम वहाँ एक और जोड़े को देख पाते हैं जो शायद यही कहीं आसपास के ही होंगे। उसमें से एक आदमी को ये लोग मारने वाले थे उसकी प्रेग्नेंट बीवी के सामने, और ये देखकर एल डर जाता है कि कहीं ये लोग उसे भी ना मार दे, लेकिन पहले तो वो उसे मारकर खत्म कर देते हैं। फिर एल के पास आकर उसकी पेशानी पर खून लगा देते हैं जैसे बकरे को बलि देने से पहले किया जाता है। सेम उसी तरह एल का भी ख्याल रखा जा रहा था, जिससे वो पूरा समझ गया कि अब क्या होने वाला है। उसने उनके जाने के बाद आसपास देखा, उसे एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया जो उसकी आजादी की चाबी बन सकता है। उसने थोड़ा इंतजार किया, खुद की रस्सियों को धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि अब सही समय है तो उसने खुद के ऊपर कीचड़ का लेप लगा लिया। फिर उसी मधुमक्खी के छत्ते को लेकर पूरे कबीले में दौड़ना शुरू कर दिया। खुद के ऊपर लगाए कीचड़ से उसे कुछ खास नुकसान नहीं होता, लेकिन बाकी के लोग भाग गए जिससे उसे मौका मिल जाता है भागने का। उसके पीछे पीछे वो औरत भी भाग रही है जिसके पति को उन्होंने मार डाला था। कुछ दूर जाने पर एल एक नदी में खुद के शरीर को साफ करता है। फिर आगे जाकर एक गुफा में ठहराव करने का मन बना लेता है। ये गुफा पूरी तरह से चमगादड़ों से भरी थी, पर एल के लिए कोई मुसीबत की बात नहीं है। बचपन से ही वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसे तो ये बहुत पसंद है, इसीलिए वो बड़ी आसानी से लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जला देता है और फिर सो जाता है। कुछ ही समय के बाद वहाँ आकी आया और वही औरत जो उसे सोता देख उसे थोड़ी दूरी पर खुद भी सो गई। लेकिन जब अचानक से अल की चीखों से आँख खुली तो उसने देखा कि अकी अपने बच्चे को जन्म दे रही है। इस चीज को देखकर उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी बीवी ने उसकी बेटी को जन्म दिया था। उसे लगने लगा, और यहाँ उसे लगने लगता है कि उसकी बेटी ने दूसरा जन्म लिया है क्योंकि वो भी लड़की ही थी। इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अकी उसे अपनी बच्ची से दूर कर देती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वह उनके लिए खतरा है। एल भी समझ रहा है, इसीलिए वो खुद ही दूर हो जाता है। लेकिन अगले दिन वह उनके लिए खाना लेकर आता है और आग भी जलाता है। पूरा ख्याल उनका रखता है जिससे कि उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक दिन जब वो सो रही थी तो वो उसकी बेटी को लेकर बाहर आ गया, खुद अकेले उसके साथ खेलने लगा। और जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं है। अब उसे पूरा शक्ल पर था, उसने ही कुछ किया होगा और इसीलिए वो भाला लेकर बाहर आई। और जब उसने एल को अपनी बेटी के साथ शांति से बैठा हुआ देखा तो वहीं पर रुक गई। उसे चुपचाप देखने लगी। उसकी बेटी को भी उसके साथ पसंद आ रहा था, इसीलिए जब जब वो रो रही थी एल उसे गोद में उठाकर खुद की बेटी की तरह प्यार करता है, जिसे वह चुप हो जाया करती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर वही कबीले के लोग न जाने फिर से आ जाते हैं और उस बच्ची को एल से अलग करने लगते हैं, और इसीलिए अब बक्की को भी बीच में आना पड़ा। दोनों मिलकर उनसे लड़ते हैं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा, इसीलिए अकी घायल हो गई। पैर एल हार नहीं मानता, वो ज्यादा चालाक और फुर्तीला था, और इसीलिए जब आखिर में कबीले का सरदार बचा तो उसे वो कई घंटे तक लड़ता रहा। दोनों एक दूसरे को देकर ऐसे चिल्लाते थे जैसे कोई जानवर हो, लेकिन आखिर में सरदार हार गया। अपने लोगों को लेकर वो चला गया, जिसके बाद अक्की अबेल के साथ चलने को भी मान गई। हालांकि अभी उसे उस पर पूरा भरोसा नहीं है, पर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने कदम उठाया है। अब देखते हैं कि उसका ये कदम उसके खुद के लिए और उसकी बेटी के लिए कितना सही रहेगा। तो अब इनका सफर फिर से शुरू होता है। बीच बीच में एल को अपने भाई की यादों से रूबरू होता है, जिसमें वो एक पहाड़ पर बैठकर डमरू बजा रहा था। इस चीज को देखकर उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। वो अब बस पहुंचने ही वाला है, लेकिन अभी सफर बहुत लंबा है, जिसके दरमियान अब एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। जो थी एल की तबीयत, उसे अब वही बीमारी हो गई जो उसके पिता को थी, जिसमें उसके सर में तेज दर्द और नाक से खून आ रहा है। इस चीज के चलते एल अब अपनी क्षमता से चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। उन दोनों को लेकर जैसे तैसे करके आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। तब वो कहने लगा कि चला जाए और उसे यही छोड़कर तो अकी उसके भले के लिए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एल पर दया आने लगी, क्योंकि उसने उनकी मदद की थी, खुद की जान पर खेलकर उनकी जान बचाई थी, और इसीलिए अब वो उसे कंधों पर बैठा लेती है और अपने बाजुओं की ताकत से उसे उठाते हुए उस जगह आ जाती है जहाँ वो पहले रहा करती थी। लेकिन वो जगह अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है, कोई भी वहाँ नहीं बचा। तो अकी को याद आया कि सालों पहले उनके कबीले वालों ने उन लोगों को मार डाला था, बस वही अकेले बची थी। अब तक एल की तबीयत बिगड़ना और शुरू हो गई, इसीलिए अकी खुद से बनाई हुई कुछ जड़ी बूटियों को उसे खिलाती है, जिससे उसे अब धीरे धीरे करके समय के साथ आराम होना शुरू हो जाता है। दोनों एक साथ अच्छा समय बिताते हैं, जैसे
जैसे एल उनके लिए खाना लेकर आता था, वैसे ही अकी अब एल के लिए खाना लेकर आती है। एक रोज जब वो पूरी तरह से अपनी पुरानी क्षमता में वापस आता है तो ये जानकर वो खुश होता है कि जिस बीमारी की दवा उसके कबीले ने आज तक नहीं ढूंढ पाई, उस बीमारी का इलाज अक्की ने ढूंढ लिया। उसे उन पत्तियों को दिखाने को कहता है। जब उसे वह देखा तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात आई कि वो अपने लोगों को इस बारी इस बीमारी से राहत दे सकता है। उसने अकी का शुक्रिया किया और कहीं न कहीं उसे ये एहसास होने लगा था कि वो उसे प्यार करने लगा है, पर अभी भी वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता। इतनी देर में उन्हें किसी की हलचल सुनाई देती है, जैसे मानो कोई उन्हें देख रहा हो। शुक्र दरअसल ये उसी कबीले के लोग थे जिन्होंने अभी तक इनका पीछा नहीं छोड़ा। इस बारी अक्की एक भाला फेंकता है जो जहाँ एक शख्स के आर पार हो गया था, जिसे वो सीधा आकर नीचे गिर पड़ा। इसी का फायदा उठाकर ये तीनों ही भाग जाते हैं, छुप जाते हैं एक रहस्यमय गुफा में जिसके अंदर खूब सारे चित्र बने थे, जिन्हें देखकर एल हैरान था कि ये क्या चीज है, आखिर कैसे इसकी दीवारों पर खुरेदा गया हो। अकी उसे बताती है कि इसे कैसे बनाया गया है। वह उसके हाथों से निशान को वहाँ लगा देती है, जिससे वह दोनों और नजदीक आ जाते हैं। 3 दिन बाद ये लोग उस गुफा से बाहर आए और यूरोप की तरफ बढ़ने लगे। बीच में इन्हें जानवर कम मिले, लेकिन जो भी जानवर इन्हें मिले इन्होंने मिल बांट कर खा लिया। एक जगह जाने पर को एक बड़ी सी जगह दिखी जिसके अंदर कुछ पुराने विशाल जानवरों का अवशेष थे, जिनके बीच में उसे अपने ही लोगों के कंकाल दिखे, जिन्हें देखकर वो मायूस हो गया। इसीलिए उसने उसे बहुत ही नर्मता से दफन कर दिया ताकि उन्हें शांति मिल सके। तभी किसी अनजान बंदे ने उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर दिया। ये भी उसी की तरह लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा अलग था। कुछ देर बाद वहाँ पर पीले रंग सेंगे हुए कुछ लोग आते हैं, जिनके सामने एल और अकी को पेश किया जाता है। अकी तो उन्हीं की तरह लग रही थी, लेकिन एल अलग नजर आ रहा था, इसीलिए फौरन मानने का आर्डर दे देता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो घुसपैठिया है। लेकिन वो अकी के सामने आ जाती है और बोलती है कि इसे मत मारो, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे जाने दो। इतना कहकर वो खुद एल को भगा देती है और खुद वही रह जाती है, और ये चीज एल को बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो अपने उस भालू की चमड़ी को नीचे फेंक देता है ताकि उसे अपनी बेटी को गर्म लग सके। पूरी रात वो बाहर ही बैठा रहता है, पर उस दौरान वो अकेले नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके भाई की यादें थी, जिनके सहारे उसने उस अंधेरी रात को काट लिया। जब सुबह हुई तो फिर से वो निकल पड़ा अपने सफर के लिए, पर इस बारी अकेला था। लेकिन ज्यादा देर नहीं, क्योंकि आगे जाने पर अकी उसे मिल गया। हालांकि वो उसे नाराज था, लेकिन अकी ने जब उसके हाथों में वाणी को रखा तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, इसीलिए अकी ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी चीज को एल के हवाले कर दिया। दोनों अब ठान लेते हैं किसी भी तरह करके एल के भाई तक पहुंचना है। इस बीच कई कई जगहों पर वो रुके भी। इस दौरान एल उसे बहुत सिखाता है, जिससे वो उसकी ना मौजूदगी में भी खुद की रक्षा कर सके। इस लंबे सफर में ना जाने कितनी अड़चने आई, लेकिन एल के जज्बे ने कभी उसे रुकने नहीं दिया। दोनों चलते चलते एक जले हुए जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन अब अक्की को भूख लगी है। उसके पास दूध नहीं है वो अपनी बेटी को पिला सके। एल शिकार के लिए जाता है, तब उसे घोड़ों का झुंड नजर आया, जिसमें एक घोड़ी भी थी। उसके पास चलकर वो खुद आई, तब उसके दूध को उसने निकाला और अक्की को दे दिया, और उस घोड़ी के आगे सर झुकाकर शुक्रिया कहता है, क्योंकि अगर आज वो नहीं होती शायद कहानी कुछ और होती। हिम्मत वापस आने के बाद ये फिर से चलते हैं। फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एल का कबीला रहा करता था। एक चट्टान पर एल को उसका साथी दिख जाता है। वो भागते हुए उसके पास गया, लेकिन जब करीब गया तो वो मर चुका था। सिर्फ वो ही नहीं, उसकी उम्मीद भी मर चुकी थी। सच में वो इस धरती का अकेला बर्फीला इंसान बचा रह गया। अपने भाई से लिपटकर वो खूब रोता है और एक अजीब सा फैसला लेता है। उसने उस बांसुरी को उसी पहाड़ के किनारे बजाया जो आखिरी समय पर उसने अपने भाई को दी थी, और फिर पहाड़ के नीचे कूदने का मन बना लिया। लेकिन तभी अक्की वहाँ वाणी के साथ पहुँचती है। अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वो उसके दर्द को समझती है, लेकिन अगर वो चला गया तो उन दोनों का क्या होगा? वाणी अनाथ हो जाएगी। अक्की के मुंह से निकला ये शब्द अपने कदम पीछे करने पर मजबूर करता है। अब जाकर ये एक परिवार बन गए। तीनों ने एक दूसरे को अपना लिया था, वही अपना छोटा सा बसेरा भी बना लिया था। 3 साल बाद वाणी बड़ी हो गई। एल अब अपने दूसरे बच्चे के इंतजार में है। इस चीज से वो बहुत खुश है कि अब वो आखिरी इंसान नहीं बचा है, बल्कि उसकी विरासत आगे बढ़ रही है। उसी समुन्दर किनारे जहाँ वो कभी बचपन में रहा करता था, आज वहाँ अपने परिवार के साथ वो रहता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारा करता है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।